नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पिछले 4 दिनों से देश की राजनीति को हिलाकर रख देने वाले एक ही राजनीतिक शख्स हैं, वो हैं केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि उन तमाम लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं जिन्होंने विदेश यात्रा की है, या तो आपके खर्चे पर या फिर दिल्ली सरकार के खर्चे पर। उन्हें थोड़ा जवाब मिला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से नहीं बल्कि संजय सिंह से। क्या सोचते हैं कपिल मिश्रा इसके बारे में? क्या वो अपने आरोपों पर डटे रहेंगे? क्या उनके पास कुछ सबूत है? ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के पास। कपिल जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल जानना चाहूंगा कि आपकी बगावत करप्शन के खिलाफ है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? कपिल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है कपिल जी से हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं तब तक आपको बता दूं कि कपिल मिश्रा आखिरकार है कौन। 36 साल के कपिल मिश्रा 2015 में करावल नगर विधानसभा से विधवा सरकार में जल, पर्यटन, संस्कृति और गुरुद्वारा चुनाव विभागों का मंत्री बनाया गया। अगस्त 2015 में जब जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री मामले में जेल गए तो कानून मंत्रालय भी कपिल मिश्रा को सौंप दिया गया। लेकिन 23 अगस्त 2015 को कपिल मिश्रा ने वाटर टैंकर घोटाले में एफआईआर कराने के लिए केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और इसके एक हफ्ते के अंदर ही कपिल मिश्रा को कानून मंत्रालय से हटा दिया गया। उन्हें क्यों हटाया गया, ये भी एक रहस्य है। इस रहस्य का खुलासा भी आज हम कराने की कोशिश करेंगे। कपिल मिश्रा दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से मास्टर की डिग्री लिए हुए हैं, यूथ फॉर जस्टिस के को फाउंडर हैं और कॉलेज के दिनों से ही आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब ट्राइफर्केशन हुआ एमसीडी का, एमसीडी को 3 भागों में बांटा गया, तब कपिल मिश्रा की मां डॉक्टर अन्नपूर्णा मिश्रा दिल्ली के एक एमसीडी की मेयर बनी। वो जो है एमसीडी के विभाजन के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मेयर बनी। कपिल मिश्रा एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, कोई तकनीकी दिक्कत थी उनके साथ। कपिल, आपकी ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? अभी तो केवल एक छोटी सी लड़ाई है सत्य के लिए, और छोटी सी एक जानकारी मांगी है। अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो वो जानकारी मिल जानी चाहिए। आपने ठीक कहा, आपने जानकारी मांगी है, लेकिन संजय सिंह ने कुछ बातें बताई भी। क्या उन जवाब से आप संतुष्ट नहीं थे? जैसे रशिया वॉर आशुतोष गए और उनके एक दोस्त ने मैरिज का इनविटेशन भेजा था, कनाडा गए वो पार्टी के काम से, अमेरिका गए वो पार्टी के काम से। क्या ये सब जानकारियां नाकाफी हैं और आप क्या इनको अरविंद केजरीवाल के मुंह से सुनना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहता। 5 लोग हैं, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय आशीष खेतान जी, सतेंद्र जैन जी, राघव चड्ढा जी और दुर्गेश पाठक जी। ये पिछले 2 सालों में कितनी विदेश यात्राओं पे गए हैं, कितने दिन देश से बाहर गए हैं और इन यात्राओं में किसका पैसा लगा है। क्योंकि जो मेरी जानकारी में है और ज्यादातर लोगों को मालूम है वो ये है कि हमारी पार्टी के पास तो चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हम में से इनमें से किसी की भी व्यक्तिगत इनकम सोर्स भी ऐसा नहीं है कि ये विदेश यात्राएं इस प्रकार से की जा सके। तो ये पैसा कहां से आया है, किसके पैसे से हुआ है, 5 लोगों का, ये डिटेल मैंने मांगा है, अभी तक तो मिला नहीं है साहब। नहीं, वो तो कह रहे हैं पार्टी फंड से हुआ है, क्योंकि ये पार्टी के कार्यक्रमों में गए, या तो इन्विटेशन पे गए या पार्टी ने उनको भेजा। नहीं, उन्होंने अपने सारी विदेश यात्राओं के डिटेल नहीं दिए हैं, बाकी लोगों के लिए भी नहीं दिए हैं, और पार्टी फंड से लोगों को शादी के लिए भी भेजा जाता है, ये भी पहली बार सुन रहा हूं मैं। कपिल जी, आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि क्या किसी विदेशी संस्थाओं ने इनको बुलाया? जैसे आप पर आरोप लगा था पंजाब चुनाव के वक्त कि कट्टरपंथी शक्तियां जो कनाडा की थी, उन लोगों से आप लोगों ने हाथ मिला के रखा था। तो क्या देश विरोधी ताकतों से भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हाथ मिलाकर रखा था? दीपक जी, मैं बहुत साधारण सी बात कह रहा हूँ।
परसों शाम को मैंने लेट्स क्लीन अप करके एक अभियान की शुरुआत की। उसके बाद से कई लोगों ने मेरे को कॉल किए, कुछ लोग मिलने के लिए आए और कुछ ईमेल आई। उन सब में से एक चीज जो मेरे को लगी बड़ी गंभीर, वो ये थी कि 4-5 लोगों की बहुत सारी विदेश यात्राएं हुई हैं, सरकारी पैसे से भी और चंदे के पैसे से भी और अननोन पैसे से भी। और जितनी भी ये खबरें आती हैं कि टैक्स में कोई गड़बड़ हुई है, चंदे में कोई गड़बड़ हुई है या हवाला की कुछ वो लोग बातें करते हैं, इन सब की चाबी इन्हीं विदेशी दौरों के डिटेल में छुपी हुई है। मेरे से तो यहाँ तक कहा गया कि विदेशी दौरों के डिटेल अगर सामने आ जाते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप खुलती चली जाएंगी। अगर कुछ छुपाने को नहीं है दीपक जी, तो मैंने जो मांगा है वो 5 मिनट में दी जा सकती है जानकारी। कोई बहुत बड़ी चीज तो मैंने मांगी नहीं है, ना किसी का इस्तीफा मांग रहा हूँ, ना कोई राजनीतिक मांग कर रहा हूँ, ना किसी के घर के बाहर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा हूँ। शांति से बैठा हूँ, एक जगह पर बैठा हूँ, अनशन कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि ये जानकारियां देश को दे दीजिए। अब वो कहते हैं आप बीजेपी के एजेंट हो, आप आज ही सवाल क्यों उठा रहे हो, आप इससे जुड़े हो। आप, मैं किसी का भी एजेंट हूँ इस दुनिया में और कोई भी कारण हो, लेकिन ये छोटी सी जानकारी, वो भी वो लोग जो हमेशा से कहते हैं कि हर चीज जनता को बतानी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए, पूछ के होनी चाहिए, वो थोड़ा सा तो बताएंगे ना कि इस पैसे से, किसके पैसे से ये सारे विदेशी दौरे हुए, कितने दिन बाहर रहे और क्या क्या किया गया इन विदेशी दौरों में। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, आपके पॉइंट से भी एग्री करता हूं, लेकिन सवाल ये है कि ये सारे आरोप पब्लिक डोमेन में कई वक्त से थे कि ये विदेश कैसे जा रहे हैं, फलाना ठेका कैसा हुआ, इस मामले में ये गड़बड़ क्यों हुई। तब तक आप डिफेंड करते रहे अरविंद केजरीवाल को, उनकी सरकार को। आप काफी मुखर डिफेंडर थे अरविंद केजरीवाल के। कुछ दिनों में एमसीडी चुनाव के बाद एकाएक क्या हो गया कि कपिल मिश्रा का दिल परिवर्तित हो गया? नहीं, मैं तो उनका बिल्कुल मुखर सपोर्टर रहा हूँ, लॉयलिस्ट रहा हूँ, 15 साल का साथी रहा हूँ। हर किसी को पता है कि जब भी कोई ऐसी बात आई है, सबसे आगे उन्होंने खड़ा किया है और आज इसीलिए कोई शायद आगे आके खड़ा होने वाला भी नहीं है। लेकिन दीपक जी, जिस चीज के लिए आए थे, जिस दिन हम अपनी नौकरी छोड़ी थी और पार्टी में आए थे, उस दिन तो नहीं पता था कि ये पार्टी चुनाव लड़ेगी या जीतेगी या कभी सत्ता में भी आएगी। सब कुछ छोड़कर आए हम उस दिन, और जिन चीजों के लिए, जिन उसूलों के लिए आए हैं, उन उसूलों के लिए कब तक समझौता करेंगे। एक बात की तो मैं जरूर अपनी गलती मानता हूँ, वो गलती ये है कि कई चीजें हम सुनते थे, लेकिन हमें हमेशा से ये रहता था कि ये चीजें सच नहीं हो सकती, क्योंकि अरविंद जी ईमानदार हैं और वो किसी को बेईमान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज आज बाकी भी कई साथी हैं जो, आप भी चुप हैं, वो भी इसी भरोसे पर चुप हैं। लेकिन ये इसीलिए मैंने कहा कि मैं किसी साथी से बोल नहीं रहा कि आओ, किसी को फोन नहीं कर रहा कि मेरे साथ आकर बैठो, अकेला बैठा हूं। और मैंने केवल एक बात कही, जिस दिन सत्येंद्र जैन जी जेल जाएंगे उस दिन मैं सभी साथियों के घर जाऊंगा, उनको तब बोलूंगा कि अब मेरी सच्चाई साबित हुई है, अब मेरे साथ रहो। कपिल मिश्रा जी, क्या आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल चीजों को ठीक करेंगे, भले से कितने ही करप्शन के आरोप लगे, क्या इन तमाम इवेंट्स के बाद आपको लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल खुद बेईमान हैं? दीपक जी, क्योंकि मैं बरसों से साथी रहा हूं तो इतनी कड़ी भाषा में इस्तेमाल कर नहीं पाऊंगा, लेकिन सगे संबंधियों तो सच होता है, को अगर कड़ी या ना कड़ी से क्या मतलब है? कपिल भाई, सच तो सच होता है, कड़ी, कठोर या फिर नरम भाषा से क्या मतलब है? जो सच है वो सच है, और अगर आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको सच को जनता के सामने बताना चाहिए कि वो बेईमान है। मैं बता रहा हूं ना कि सगे संबंधियों को अगर सरकार के द्वारा फायदा पहुंचाया जाए, फर्जी बिलों को क्लियर कराया जाए, लैंड की डील की बात की जाए, जिस प्रकार की राजनीति हम करने आए थे उसमें तो कोई सगा संबंधी सचिवालय की सीढ़ियों पर पैर भी नहीं रखना चाहिए था, दिखना भी नहीं चाहिए था किसी मंत्री के दफ्तर में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनकी कंपनियां चले और उनको सरकार से उनका लेन देन हो, गलत फर्जी बिलों की बात हो, आज मुकदमे दर्ज हुए हैं, सगे संबंधियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है उनकी फर्म्स के ऊपर। तो मेरे को ये लगता है कि सचिवालय के केवल रिकॉर्ड ही देखकर ये तो पता लग जाएगा कि जो राजनीति करने आए थे वो राजनीति तो नहीं कर रहे थे। आप बेईमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे? थोड़े दिन रुक जाइए, बाकी देश की जनता और पब्लिक सब अपने आप शब्दों को चुन लेगी।
पब्लिक चुनेगी, लेकिन कपिल मिश्रा क्या शब्द चुनते हैं मेरे लिए ये भी मायने रखता है, क्योंकि यही कपिल मिश्रा थे जो अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे, और यही कपिल मिश्रा थे जिनकी कैंपेन के बाद आम आदमी पार्टी में कुछ हद तक तो परिवर्तन आया और उसको जीत मिली। यानी आपने प्रदेश की जनता को गुमराह किया। नहीं दीपक जी, जब हम लोगों ने जैसे काम की जब बात होती है, जिन चीजों की बात होती है, जो आंखों देखा और सुना और जो किया वो किया, आज तक गुमराह करने का काम कभी नहीं किया। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मनीष जी ने बोला कि पानी का काम खराब था, इस कारण चुनाव हार गए। फिर कल विधानसभा में बोला कि ईवीएम के कारण हारे। उससे पहले पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और उसके बाद और उससे पहले जितने भी इंटरव्यू और बयान दिए उसमें बोला कि पानी का काम सबसे शानदार हुआ है इतिहास में। तो इस प्रकार का गुमराह करने वाला काम हमने तो कभी नहीं किया जीवन में। कपिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए कैश लिए। आम आदमी पार्टी के नेता सफाई दे रहे हैं कि 5 मई को सत्येंद्र जैन केजरीवाल के घर पर गए ही नहीं। फिर आपने केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए लेते कहां और कैसे देखा? देखिए दीपक जी, उन्होंने कहा कि सोमवार को गए, मंगलवार को गए, बुधवार को गए, बृहस्पतिवार को गए, शुक्रवार को नहीं गए, शनिवार को गए, इतवार को फिर गए। तो मैंने कहा कि भैया घर तुम्हारा, तामझाम तुम्हारा, व्यवस्था तुम्हारी, लोग तुम्हारे, गवाह तुम्हारे, फैसला तुम्हारा, जज भी तुम और वकील भी तुम और मुजरिम भी तुम, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि जो भी टाइम है, डिटेल है, सबूत है, सब लाके उनके हाथों में रख दूं। ऐसा दुनिया में कभी होता नहीं है। उनके लोग हर तरह से दबाव डाल रहे हैं कि जो डिटेल मेरे पास है वो मैं उनको दे दूं या पब्लिक कर दूं। जो पब्लिक करने लायक था वो पब्लिक कर दिया, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देना है वो उनको ही दूंगा। ऐसा तो इस हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं कि चोर के हाथ में उसकी चोरी के सबूत रख दिए जाएं। मैं अरविंद केजरीवाल जी से एक कदम ज्यादा स्मार्ट हूं। उनको आज तक नहीं पता कि मेरे पास क्या जानकारी है, उनको अब सीबीआई बताएगी कि मेरे पास क्या जानकारी है। ठीक है, आपने कहा कि चोर के सामने चोरी का सबूत रख दूं, तो आपने अप्रत्यक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल को चोर कह ही दिया। प्रणाम है आपको। नहीं, मेरा भी आपको प्रणाम है, लेकिन मेरी बात को स्वीकारिए। तो आपने अप्रत्यक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल को चोर कह ही दिया कि चोर चाहता है कि चोर के हाथ में सारी जानकारी रख दूं। जिस अरविंद केजरीवाल जी के लिए हम आए थे आंदोलन में, जिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए हमने लाठी डंडे खाए हैं, जिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, आंदोलन किए, आज जो अरविंद केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन जी के साथ बैठे हुए हैं, ये वो अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। ये वो अरविंद केजरीवाल जी नहीं है। लेकिन आपने एक स्पेसिफिक आरोप लगाया है कि सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए आपके सामने अरविंद केजरीवाल को दिए। 2 करोड़ रुपए जो रिश्वत में लेता है वो ईमानदार तो हो नहीं सकता। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ईमानदार हैं अरविंद केजरीवाल? मैं नहीं कह रहा दीपक जी की ईमानदार है। तो आप ये भी नहीं कह रहे कि वो बेईमान है? कहते थे आप ये भी नहीं कह रहे कि बेईमान है वो? दीपक जी, जब ईमानदार थे तो जनता वोट भी देती थी। आज दिल्ली की जनता से ही पूछ लेते हैं कि उनको क्या लगता है। मतलब अब ईमानदार नहीं रहे, ये आप मानते हैं? स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल अब ईमानदार नहीं रहे। ईमानदारी का जो पाठ पढ़ते हैं वो झूठा है, छलावा है। किसी ईमानदार व्यक्ति के सगे संबंधियों, साड़ू की कंपनियों के ऊपर भ्रष्टाचार की एफआईआर दर्ज नहीं होती है। चलिए, मैंने आपकी बात मानी। आपने भविष्यवाणी की है कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, किस आधार पर? मैंने भविष्यवाणी नहीं की है। इस सरकार का हर एक व्यक्ति, हर एक विधायक, हर एक मंत्री और पार्टी की पीएसी के हर एक नेता को ये सत्य मालूम है। सबको मालूम है ये बात कि जेल से ज्यादा दिन बाहर नहीं रहने वाले, और सबको ये भी मालूम है कि जो जेल भी चले जाएंगे तब भी उनकी कुर्सी नहीं जाने वाली। ये दोनों सत्य सबको मालूम है। नहीं, जेल जाने के बाद आदमी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, ये भी सत्य है, क्योंकि कारागार के अंदर से कोई अपना मंत्रालय नहीं चला सकता, और आज तक देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कोई प्रेसिडेंट भी नहीं। ना हो तो अच्छा है, दिल्ली के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये बात एक जिद की तरह कि बचाना ही बचाना है, शरण देनी ही देनी है, कवर करना ही करना है,
ये जिद सबको मालूम है और इसका कारण अब मालूम चलना शुरू हुआ है। कारण क्या है? कारण पे खुलासा करिए थोड़ा। कारण अगर सगे संबंधियों की फर्मों को उन्हीं डिपार्टमेंट से फर्जी बिलों को क्लियर किए जाएंगे, लैंड डील की जाएगी, कैश का लेन देन होगा, तो कौन ऐसे मंत्री को छोड़ेगा? मतलब बात साफ है कि सत्येंद्र जैन ने इलीगल इमोरल फेवर अरविंद केजरीवाल को किए, उनके रिश्तेदारों को किए। इसकी तो जांच चल रही है अलग अलग विभागों में, ये तो सभी को मालूम है। डिपार्टमेंट और अधिकारी और लोग भी आकर अब तो बता रहे हैं, अब तो इनके पियून, ड्राइवर और चपरासी भी आकर जानकारियां देने लगे। कई जानकारी आ रही है दीपक जी, पिछले 48 घंटे में 250 से ज्यादा शिकायतें आई हैं भ्रष्टाचार के मामलों की। जो जो कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आती जाएगी सीबीआई और एसीबी को देता जाऊंगा। ठीक है, जो भी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन आएगी सीबीआई और एसीबी को आप देंगे। लेकिन एक इससे थोड़ा जुदा सवाल है। गुरप्रीत सिंह गुग्गी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। उनका यह कहना है कि पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर पर शराब और महिलाओं का प्रयोग किया। ये आरोप चुनाव के वक्त कई सारे नेताओं ने लगाए थे, यहां तक कि छोटेपुर ने भी लगाए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इस आरोप से आप वाकिफ थे और इस आरोप को आप डिफेंड क्यों कर रहे थे? मैंने इस आरोप को कभी डिफेंड नहीं किया, मैंने सुना था। वाकिफ होना, अगर सुनना वाकिफ होना होता है तो जी हां, मैंने सुना था। गुग्गी साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी छोड़नी नहीं है। गुग्गी साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी छोड़नी नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। 4-5 लोग भ्रष्ट हैं, पार्टी भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट लोग पार्टी छोड़ेंगे, हम क्यों पार्टी छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, पंजाब में चुनाव के दौरान क्या क्या हुआ, किस प्रकार से फंडिंग के, क्योंकि मुझे दिल्ली की फंडिंग याद है दीपक जी। हर चुनावी सभा में हम चंदा इकट्ठा करते थे चादर फैलाकर, एक एक पैसे की रसीद दी जाती थी। मोबाइल के ऊपर हम लोगों से पैसा लेते थे, कैश लेना मना था। लेकिन पंजाब में हमने किसी को मोबाइल पे चंदा लेते नहीं देखा, पंजाब में कोई चादर फैला के पैसा लेते नहीं देखा। पंजाब के चुनाव का पैसा आया कहां से, किसने पंजाब में रैलियों का, चुनाव का पैसा दिया, इसका कोई हिसाब किताब देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे को पंजाब के कई साथी फोन कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं। इस अनशन को खत्म जब होगा, जब ये जानकारियां इनके विदेशी दौरों की सामने आ जाएंगी, उसके बाद 1-2 दिन के लिए पंजाब भी जाऊंगा। ठीक है, आप पंजाब जाएंगे। बड़े टाइम से आरोप लगता है कि मनीष सिसोदिया और उनके दोस्त और सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल ये सब फोर्ड फाउंडेशन के इशारे पर काम करते हैं और फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग लेते हैं। क्या ये एक हकीकत है? मेरी जानकारी में नहीं है। अगर फोर्ड फाउंडेशन का चलना या काम करना या फंडिंग लेना इस देश में गैर कानूनी है तो केंद्र सरकार उसे बंद कर दे, और गैर कानूनी नहीं है तो इस प्रकार के सवाल उठाने की बात क्या आएगी। एक बात मैं आपको कह सकता हूं कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला ना मैंने सुना है ना मेरी नॉलेज में है। आप क्लीन चिट दे रहे हैं मनीष को? मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक मैंने उनके भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं सुना। मैंने उन्हें संवेदनशीलता के साथ लगातार काम करते हुए ही देखा है। लेकिन एक चीज जरूर है कि उनकी चुप्पी सब पर भारी पड़ रही है। वो उनकी ये जो है कि मैं बोलूंगा नहीं, बस चुपचाप देखता रहूंगा, ये एक दिन उन पर भी भारी पड़ेगा। लेकिन मैंने उनकी कोई बेईमानी ना कभी देखी ना सुनी। कपिल जी, अरविंद केजरीवाल आपके गुरु हैं या गुरु थे? ऐसा क्या हो गया कि गुरु जो है गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया? नहीं सर, गुरु ही रहेंगे हमेशा। जिन अरविंद केजरीवाल को हमने गुरु और भगवान माना है वो हमेशा हमारे गुरु और भगवान रहेंगे। उनसे जो सीखा है वो ही कर रहे हैं, उनसे एक कदम आगे ही जाके कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कभी जाकर जिन लोगों पर आरोप लगाए उन पे बहुत ज्यादा दिनों तक टिके रहे हो या मुकदमे कराए हो। लेकिन एक बात जरूर है कि जो अरविंद केजरीवाल जी करते थे वो मैं कर रहा हूं, भ्रष्टाचार से लड़ना, सत्याग्रह करना। और जो नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली और कपिल सिब्बल करते थे कि आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे, कोर्ट लेके जाएंगे, आज वो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि कैसे दिन आ गए उनके। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है? क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस जब खुलेगा और जिस तरह की भगदड़ पार्टी के अंदर मची हुई है, उस दोनों का परिणाम ये होगा कि ये सरकार गिर जाएगी।
नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार को कोई खतरा है। फुल मेजोरिटी की सरकार है, चंद लोग भ्रष्ट है, उनको बाहर करने के बाद पार्टी और सरकार चलती रहेगी। लेकिन ये जो 21 संसदीय सचिवों का मामला है दीपक जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से। एक भी विधायक अरविंद जी के पास नहीं गया था कि मुझे संसदीय सचिव बनाओ। एक भी विधायक ने कोई पद नहीं मांगा था, कोई लालच नहीं था। पार्टी में कोई फूट नहीं हो रही थी, पार्टी की पूरी मेजोरिटी थी, किसी को संसदीय सचिव बनाने का कोई दबाव नहीं था। तो ये राय किसने दी कि संसदीय सचिव बनाए जाएं और पूरी सरकार को दांव पे लगाया जाए? ऐसे सलाहकारों के नाम भी सामने आने चाहिए जो चुप कर बैठे रहते हैं और पूरी की पूरी सरकार और पार्टी को खतरे में डाल देते हैं। कौन है ऐसे सलाहकार? नाम आप ही बता दीजिए। सब लोगों को मालूम है, सब लोगों को मालूम है। मुझे नहीं मालूम है, मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। कपिल मिश्रा जी, मुझे नहीं मालूम, मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। मेरे दर्शक जिनको नहीं पता, जो दूर दूर के इलाकों में बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता, उनका ज्ञानवर्धन कर दीजिए। आप तो ये मान लीजिए सलाह किसी की भी हो, लेकिन फैसला अरविंद केजरीवाल जी का ही था। मतलब दोषी तो अरविंद केजरीवाल। और आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अपने इस सत्याग्रह को, आप अपने इस अनशन को कहां तक ले जाएंगे और कब तक चलेगा? या बीच में कोई आप दोनों के बीच में पैच हो जाएगा, आप सारी जानकारी मुहैया करा देंगे और फिर आप कह देंगे कि अरविंद केजरीवाल तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं? दीपक जी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आपके चैनल पे सब लोगों के सामने कह रहा हूं, जब तक ये सारे विदेशी दौरों के डिटेल सार्वजनिक नहीं होते हैं तब तक ये अनशन खत्म नहीं होगा। मैं जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहा, मेरे को भूखा रहने की आदत नहीं है। मैं पहली बार इस प्रकार का कोई फास्ट कर रहा हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो नवरात्रे के व्रत भी रखते हैं, तो उस दिन और ज्यादा खा लेते हैं फलाहार। तो मैंने कोई हंगर स्ट्राइक करने के लिए जब अरविंद जी ने की थी तो 3 महीने उसकी ट्रेनिंग ली थी, मैं वैसा भी कुछ नहीं किया है। पहली बार बैठा हूं, आत्मा की और सत्य की शक्ति को साथ लेके बैठा हूं। जब तक जवाब नहीं आएगा उठूंगा नहीं, केवल पानी पीऊंगा। बाकी ईश्वर साथ है और सत्याग्रह की शक्ति साथ है। आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि आप ये बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी माता श्री अन्नपूर्णा देवी वो पूर्वी दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेताओं में से एक, इसलिए बीजेपी के इशारे पर आप ये तमाम काम कर रहे हैं। लोग नहीं कह रहे, अरविंद केजरीवाल जी और उनके कुछ साथी कह रहे हैं। मेरी माताजी पिछले 25 सालों से भाजपा में हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद मेरी माताजी के पास गए थे ये कहने के लिए कि अपने बेटे को आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवा दो। आपने जितनी ईमानदारी से काम किया है, मुझे भरोसा है आपका बेटा भी उतनी ईमानदारी से काम करेगा। दिल्ली की पहली मोहल्ला सभा 2007 में जब ना इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन था, ना आम आदमी पार्टी, तब मेरी माताजी ने लगाई थी। अरविंद केजरीवाल जी भी उस मोहल्ला सभा में आए थे। अरविंद केजरीवाल जी की स्वराज की किताब में मेरी माताजी के द्वारा मोहल्ला सभा लगा के काम करने का रिटर्न में लिखा हुआ है। जब आम आदमी पार्टी के 28 एमएलए जीत कर आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन एमएलए को बुलाकर मेरी माताजी के काम करने के तरीकों की वीडियो दिखाई गई थी। तो मेरे को लगता है आज माताजी के नाम पर, परिवार के नाम पर गाली गलौज करना, आरोप लगाना, अपने अंदर आत्मा तो होगी ना, शायद या आज आत्मा भी नहीं बची है उनके अंदर। बस इतना ही कहना चाहता हूं। चलिए कपिल मिश्रा जी, आपने हमसे बात की, आप एक आंदोलन कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको सफलता मिले। और हम ये चाहते हैं कि जिस आंदोलन को लेकर एक अच्छी राजनीतिक पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, कम से कम वो अपने सिद्धांतों से न भटके। आज की हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।